नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे एक्सिस बैंक की, यस बैंक की और वेदांत की। तीनों में अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक की। देखिए, इनका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से आप लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, और जो क्वेरीज आई हैं वो ये बोल रही हैं कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करें अगर है, और कुछ लोगों के पास ऊपर के रेट पे है, वो क्या सोच रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़, जिनके पास भी ऊपर के लेवल पे है वो यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में भी एक बार सोच सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाले हो 3 से 5 साल, तो आप नीचे जाने पर एवरेज ज़रूर कीजिएगा, तब आप ऊपर आने पर आपको बढ़िया वाला रेट मिल पाएगा, आपको सही समय पे प्रॉफिट दे पाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं एग्जिट करना चाहते हो, देखो यार, मुझे यहाँ पर कोई भी बैंकिंग स्टॉक फीजिबल नहीं लगता है, मतलब लेने लायक दिख ही नहीं रहा है, उसमें एक्सिस बैंक भी आता है। बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट अगर हम यस बैंक से कंपेयर करें तो यस बैंक की तुलना में एक्सिस बैंक का रिजल्ट बढ़िया है। और देखो यार, बड़ा बैंक है और ऐसा तो है नहीं ये क्राइसिस से गुजरा था, तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आना ही था। मैं आपको रिजल्ट में कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन सिंपली आपको दो बातें देखनी है। पहली, जो जिस क्वार्टर से हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो ये वाला सितंबर 2019 का क्वार्टर है और सितंबर 2020 का। यहाँ पर आपको सिंपली जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि 1682 करोड़ का मुनाफा आया है 112 करोड़ के नुकसान के बदले। ये मुनाफा मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, 2000 करोड़ के आसपास कर रहा था। बाकी चलो ठीक है, प्रोविजनिंग वगैरह हुई है, ठीक है। अभी पिछले सितंबर वाले क्वार्टर में जाएं पिछले साल के, तो वहाँ पर एक चीज़ हमको देखनी पड़ी थी कि नुकसान हो गया था बैंक को। अब ये नुकसान क्यों आया था? इसके कारण टैक्सेस ज़्यादा लग गए थे और टैक्सेस पे करना पड़ा था। देखो यार, वो तो करना ही पड़ता, उसमें कोई दो राय थी नहीं। अभी जो ये रिजल्ट आया है इसमें हमको क्या चीज़ देखने वाली है कि 1280 करोड़ के आसपास की जो प्रोविजनिंग इनकी हुई है वो लोन मोराटोरियम वाली हुई है जो आरबीआई के थ्रू आया था, और 1864 करोड़ रिस्ट्रक्चरिंग वाली हुई है। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3143 करोड़ की ये प्रोविजनिंग किए हुए हैं, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 करोड़ की प्रोविजनिंग है, जो कि ठीक ठाक है। एक्सिस बैंक स्टेबल है, कोई इशू होगा नहीं। बात रही एसेट क्वालिटी की, तो वहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूँगा कि इनका जो जीएनपीए है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 4.18% है, 5.03 के बदले, यानी कि यहाँ पर सुधार आया है, पॉजिटिविटी दिख रही है। और नेट एनपीए भी इनका घटा है, दोनों जगह पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन अब ये क्या पॉजिटिव मोमेंटम रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? मुझे नहीं लगता। क्यों? देखो, रियलिटी में एग्जिस्ट करने का मतलब इस वक्त के हिसाब से देखा जाना चाहिए, लेकिन 31 अगस्त वाला आपको 31 अगस्त वाली खबर आपको पता होगी अगर आप येस बैंक को फॉलो कर रहे होंगे। तब तक आरबीआई ने रोक लगाई हुई है, नए एनपीए बढ़ेंगे, तगड़े से बढ़ेंगे, उसमें एक्सिस बैंक भी शामिल होगा, तकलीफें आएंगी बैंकों को, तो इसलिए नई खरीदारी बिल्कुल नहीं सलाह देता। येस बैंक में गिरावट की बात रही, तो यार देखो, आप लोग सवाल ये पूछ रहे हो सर ये कब तक रुकेगा। आप देखो, रुकने वाली चीज़ हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते भाई साहब, कोई भी नहीं कर सकता। हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, आप लोगों को सिर्फ वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। अब उस स्ट्रैटेजी से हम बाई करेंगे और आपको सलाह भी देंगे जब बाई का लेवल आएगा। अभी के हिसाब से आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास है वो अपने हिसाब से एवरेज के बारे में सोचें, और जो भी रिस्क लेते हो आप लोग, जो भी कहीं पर भी रिस्क लो, चाहे यहाँ रिस्क लो, चाहे यहाँ रिस्क लो, चाहे यहाँ, उसके साथ आप रिवार्ड जरूर देखा करो कि आपको रिवार्ड कितना मिलने वाला है। क्योंकि आपने यहाँ लेकर 10% 20% का रिस्क तो ले लिया, लेकिन आप रिवार्ड सोच रहे हो मैं 5% पे एग्जिट करूंगा, तो बाजार में कितने दिन सर्वाइव करोगे? इन चीज़ों को आपको फोकस करके देखना होगा, तभी आप इस बाजार में एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाओगे। तो एक्सिस बैंक मैं प्रॉफिट बुकिंग की बिल्कुल सलाह देता हूँ जिनके पास प्रॉफिट है, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है वो नीचे के लेवल पे लेंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर पहले ऊंचे रेट पर बैठे हुए हैं वो भी एक बार यहाँ एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप पर्सनली मुझे जेन्युइनली फॉलो करते हो तो। क्योंकि यहाँ पर रिस्की है, क्योंकि मैं आपको ऊपर के लेवल पे लेने के बावजूद यहाँ एग्जिट करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 90% चांसेस ऐसे लगते हैं कि यही बैंक आपको बेटर रेट पे एवरेज करने का मौका देगा। तो वहाँ अभी कैश पे रहो, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप अपने डिसीजन खुद से लीजिएगा, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं आप मेरी राय को फॉलो करो। हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप अन्य स्टॉक्स की वीडियो जाकर देख सकते हो, तब आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब आखिरी स्टॉक आते हैं वेदांत पे। देखिए, यहाँ पर क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ गई, सर आपके कहने पे ले लिया। तो यार, कहने पे ले लिया तो पहली चीज़ आप डिविडेंड के बारे में समझो। डिविडेंड उस स्टॉक का लिया जाता है जहाँ पर आपको लगता है हम टू वे इनकम करेंगे, पहली तो स्टॉक की परफॉर्मेंस से और दूसरी डिविडेंड से। अब अगर आपको ये लगता है कि ये स्टॉक गिर ही जाएगा तो आप डिविडेंड के लिए आए क्यों भैया? क्योंकि आपको तो नुकसान दे देगा गिर के। अगर आपको लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है तो आप उस स्टॉक में डिविडेंड के लिए घुसते हो, और इसी कारण मैंने आपको वेदांत लेने के लिए बोला। और जो लोग यहाँ पर लिए हैं उनको डिविडेंड भी मिलेगा, जो यहाँ पर लिए हैं वो एक्स डिविडेंड के बाद लिए हैं, चलिए मान लेता हूँ उनको डिविडेंड नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आपको डिस्काउंट पे भी तो मिल रहा है वो स्टॉक। जो हम लोग 104 105 पे लिए हुए हैं वही आपको 95 में मिल रहा है। आप खुद सोचिए, आपको 10% की डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो जितना डिविडेंड मिलना था उतना तो आपको पहले से ही डिस्काउंट मिल चुका है।
प्लस आपको अच्छा स्टॉक मिलता है, वैल्यू स्टॉक है, वैल्यूएबल स्टॉक है। ऐसा तो है नहीं कि वेदांत छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अंडर में कुछ कंपनियां काम करती हैं, उसमें से हिंदुस्तान जिंक है, आप जाकर देखिए उसके डिविडेंड को। और यही एक डिविडेंड नहीं, आगे भी डिविडेंड आएंगे, तो आपको तैयारी बनाकर रखनी है। कोई फंसा वसा नहीं है यार, आप यहाँ पर लियो, आप सस्ता माल पाए हो। और यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर आपको रिकमेंड ही किया था लेने के लिए, फिर से वही रेट आया तो आप क्या लोगे नहीं क्या? ऐसा नहीं कि एक ही साथ पूरा फंड यहाँ लगा दो, आप और नीचे जाए और अच्छे से एवरेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 90 रुपये के आसपास मुझे अच्छा लगता है वेदांत, आप आराम से ले सकते हो इस वक्त की सिनारियो में। आगे क्या सिनारियो बनेगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कोई कहीं नहीं फंसा है यार, आप फंसे नहीं हो, इतना समझो। कोई घटिया स्टॉक आपने नहीं लिया है, इतना समझो आपने एक ब्लू चिप कंपनी उठाई है। और ब्लू चिप कंपनियाँ कितना अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं लॉन्ग टर्म में, आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात में कम से कम आपको एक स्विंग मूव तो देंगी ही देंगी। और जब भी कोई स्टॉक आप डिविडेंड के लिए लो, कम से कम वहाँ 3 से 6 महीने का व्यू रखो, और डिविडेंड के लिए ऐसे घुसोगे तो आपको तकलीफें होनी आम बात है। एक्सिस बैंक मेरा अभी रुख नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, याद रखिएगा। यस बैंक अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है, याद रखिएगा, अभी नो ट्रांजैक्शन जोन में है। क्यों है आपको सबको पता है यार, रिजल्ट से पहले ये जो अपमूव आता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। चाहे देखिए वेदांत में ही देख लीजिए, डिविडेंड से पहले क्या हुआ था, आप चेक कर लीजिए। डिविडेंड से पहले कितना बढ़िया अपमूव आ गया 10% के आसपास, और फिर डिविडेंड के बाद कोई मूव ही नहीं आया, डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद फिर गिरावट आई एक्स डिविडेंड की डेट पर, और फिर यहाँ पर स्टेबल कर रहा है। अगर अपमूव आता है तो आप लोग प्रॉफिट बुकिंग सोचिएगा, क्योंकि अब तो डिविडेंड मिल ही जाएगा। 28 तारीख एक्स डेट थी, 31 तारीख रिकॉर्ड डेट है। तो आई होप मैं आपको चीज़ें समझा पाया हूँ। यस बैंक में जो 9 रुपये का टारगेट आया है, उसकी वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। यस बैंक की एक मल्टी बैगर वाली वीडियो है, वो जाकर देखिएगा, क्या सच में ये मल्टी बैगर बनेगा, वो देखिएगा। बाकी एक्सिस बैंक पे जिनकी क्वेरी थी, आई होप मैं आपको सोल्यूशन दे पाया हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।